सपा के सुल्तान, जी हां, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जब गुरुवार को नामांकन किया तो न केवल हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम था, बल्कि बसपा के वरिष्ठ नेता भी एकता दिखाने के लिए अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। बीजेपी को एक बार फिर जुमलेबाज पार्टी बताते हुए अखिलेश यादव ने 7 सालों का हिसाब मांग लिया। नामांकन में जुटी भीड़ में उत्साहित अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से गठबंधन पर वोटों की बारिश हो रही है, उससे बीजेपी की अब नींद उड़ चुकी है। आज हम अपने खास कार्यक्रम सपा के सुल्तान में आपको दिखाएंगे सपा मुखिया के नामांकन से जुड़ी हर खबर। बस आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को जब आजमगढ़ से पर्चा भरा तो हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ था। सपा कार्यकर्ताओं ने जहां नामांकन के दौरान अपनी ताकत दिखाई, वहीं बड़ी संख्या में बसपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आजमगढ़ से अखिलेश ने भरा नामांकन। नामांकन में सपा कार्यकर्ताओं ने दिखाई ताकत। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव ने कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट पहुंचकर अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये धरती बहुत महापुरुषों की है। ये आजमगढ़ की धरती ऐसे वीरों की है। ये धरती आजमगढ़ की साहित्यकारों की, सुंदर सेनानियों की है। इसी धरती से राहुल संक्रांत भी निकल करके यहां संदेश देने का दुनिया में काम किए हैं। अल्लामा शिबली नोमानी जी भी यहीं से निकल के दुनिया में मोहब्बत और पैगाम और इल्म का संदेश दिया है। यहीं से ये धरती उनकी, जिनकी नमन करता हूं, कैफी आजमी जी की, जिन्होंने लोगों को अपनी गजल से, अपनी मोहब्बत से संदेश देने का काम किया है। सपा कार्यकर्ता ने दिखाई ताकत। अखिलेश के पहुंचने के पहले ही हजारों सपा कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उनमें भारी जोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। नामांकन पत्र भरने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में गठबंधन के पक्ष में वोटों की बारिश हो रही है। 7वां चरण आते आते कितने वोटों की बारिश होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये नई पीढ़ी के लोग मोबाइल पर जहां पर बिना गुड मॉर्निंग के या सुबह सुबह एक दूसरे को बिना सुबह की बधाई देते हुए मोबाइल चलाते हैं, ये जानते हैं कि आज मोबाइल से जो चीजें खरीदनी है वो सामान भी मंगा लेते हैं। आज संपर्क की दुनिया में दूसरी तरह की चीजें बदल गई हैं। कारोबार जो बड़े बड़े हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी पढ़ाई का स्तर बदलना पड़ेगा, पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। और जब तक पढ़ाई का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे नौजवानों के सपनों को भी तोड़ने का काम किया है और इस ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सपने भी नहीं देख सकते। इनकी गलत नीतियां ऐसी हैं कि अब सपने भी नहीं नौजवान देख सकते हैं। पीएम मोदी पर बोला हमला। नामांकन दाखिल होने के बाद सपा मुखिया के निशाने पर पीएम मोदी थे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी बताएं कि अच्छे दिन कहां हैं। हम सबके पास गाड़ी है, जाकर ढूंढ लेंगे। अगर मोदी चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं। बिना दूध के चाय नहीं बन सकती। नया प्रधानमंत्री नया देश बना सकता है। हमें और आपको न जाने कैसे कैसे सपने दिखाए, वो ऐसे सपने दिखाए जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। बताओ आजमगढ़ के साथियों, वो अच्छे दिन वाले कहां हैं?
क्या वो अच्छे दिन के नाम ले रहे हैं क्या? अरे कम से कम हम लोगों को बता दो अच्छे दिन कहां हैं। हम सब पर गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठेंगे और अच्छे दिन ढूंढ लेंगे कहां पर हैं। अच्छे दिन का पता नहीं। और नौकरी का वादा किया था, याद कीजिए, नौकरी का वादा किया था नौजवानों के साथ कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दी जाएंगी। बताओ नौकरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बीजेपी को देना होगा 7 सालों का हिसाब। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को केवल 5 साल नहीं बल्कि 7 सालों का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ का विकास केवल सपा और बसपा ने ही किया है। 100 नंबर दिया वो बिगाड़ दिया, 102 दिया वो बिगाड़ दिया, 108 दिया वो बिगाड़ दिया। और कभी पुलिस भर्ती लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में इतनी नहीं हुई होगी जितना समाजवादियों ने करके दिखाया था। विपक्षियों के तंबू उखड़े। नामांकन के बाद बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जिस दिन एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ उस दिन हमने विकास विरोधी पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया। महागठबंधन में वोटों की बारिश ने विपक्षियों के तंबू उखाड़कर फेंक दिए हैं। अब हम जब साथ आ चुके हैं तो इतिहास बनाने का काम करना है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ, उसी दिन से यहाँ जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको रास्ता दिखाने का दिन शुरू हो गया और उनको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने का आपने उसी दिन रास्ता मन बना लिया। और उसी का एक उत्साह, आज तो सिर्फ नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं और इस नॉमिनेशन में जब इतना उत्साह है तो जब 8 मई को, जिसमें कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी और श्री अखिलेश यादव जी दोनों एक साथ मंच में आजमगढ़ में होंगे और आप लोगों को संबोधित कर रहे होंगे, तो उस दिन आजमगढ़ को देखने के लिए यहाँ के जितने भी मीडिया के लोग हैं आजमगढ़ को दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि ये बदलाव की आंधी है और ये बदलने का काम आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने मिल करके करने का काम किया है। आजमगढ़ सीट सपा का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने इस सीट से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव के कद के सामने बीजेपी प्रत्याशी कहीं नहीं ठहरते हैं। यही वजह है कि सपा मुखिया के नामांकन में जिस तरह लोगों और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, उससे कहीं न कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। आगे के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यूपी में गठबंधन के सामने बीजेपी चक्रव्यूह में फंस गई है। बस आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। यूपी में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ सपा बसपा और रालोद का गठबंधन है। वहीं प्रियंका के मैदान में उतर जाने पे अब यूपी की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र की सत्ता की दावेदार किसी भी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन्हीं 80 सीटों का दम यूपी की सियासत को पूरे देश में सबसे मजबूत साबित करता है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 2014 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 80 में 73 सीटें जीतकर केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाया था। अकेले बीजेपी के हिस्से में 71 सीटें आई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी तक दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी प्रदेश में 74 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हालांकि उनका ये दावा हवाई नजर आता है। हकीकत में बीजेपी इस समय यूपी में बेहद कठिन लड़ाई लड़ रही है। माना जा रहा है कि सपा बसपा और रालोद का गठबंधन बीजेपी के लिए उस चक्रव्यूह की तरह है जिसे भेदने की कारगर रणनीति वो अंतिम क्षण तक तलाशती रहेगी। मायावती जी के साथ अलायंस करना, उनके टेम्परामेंट को समझना और उनको अपने साथ रखना बहुत आसान चीज़ नहीं है।
और ऐसे वक्त में जबकि बहुत लोग उस अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सब में एक जो कहना चाहिए एक मैच्योर्ड लीडर की तरह सामने आए हैं और अब पार्टी का टेक ओवर उन्होंने पूरी तरह से कर लिया है और साथ साथ में एक गुडविल भी उन्होंने अर्न करी है। आप कई जगह जाइए, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाइए तो सब लोग यही कहते हैं कि अखिलेश बहुत अच्छे एक नेता हैं, इवन उनके ओपोनेंट्स भी कहते हैं, पर जनरली उन्होंने अपनी जगह नेशनल पॉलिटिक्स में बना ली है। यूपी में बदल चुके हैं हालात। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने 2017 का विधानसभा चुनाव भी बहुमत से जीता। इसके बाद स्थितियां बदलनी शुरू हो गईं। 2014 और 2017 में बीजेपी को मोदी लहर और परिवर्तन की लहर का भरपूर फायदा मिला, लेकिन अब यूपी में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। प्रदेश में 2 साल पूरे कर चुकी योगी सरकार का प्रदर्शन जनता की कसौटी पर है, क्योंकि सपा बसपा का मजबूत गठबंधन बीजेपी के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। ये भी अखिलेश की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से एक ऐसा कदम कहा जा सकता है जो इन्हें अपनी राजनीति को अपने तौर पे आगे ले जाने वाला एक कदम है। इस तरह के गठबंधन करने के बाद अगर आज ये समाजवादी पार्टी और बसपा मिल के न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है अखिलेश यादव की इसी सोच का नतीजा है कि उन्होंने सारे जिसको कहना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शंस और सारे एक्सपेक्टेशंस के बावजूद अपने गठबंधन को एक मजबूती पर लाके खड़ा किया है। यूपी में महागठबंधन की ताकत। सपा बसपा गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है, ये बीजेपी गोरखपुर, फूलपुर और कैराना लोकसभा उपचुनावों में देख चुकी है। तीनों महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें और नूरपुर विधानसभा सीट भी वो गठबंधन से हार चुकी है। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश का चक्रव्यूह भेदने की नई रणनीति पर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कमान संभाले हुए हैं, लेकिन महागठबंधन का वोटों का अंकगणित बीजेपी के सियासी ख्वाब पर भारी पड़ रहा है। किसानों की नाराजगी बीजेपी को पड़ेगी भारी। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से प्रदेश के गांवों में आवारा पशुओं की समस्या विकराल हुई है। ये आवारा पशु फसलें नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों की नाराजगी को भांपते हुए ही योगी सरकार ने करोड़ों रुपए जारी कर बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने का काम तेज किया, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ग्रामीणों की ये नाराजगी बीजेपी को मुश्किल में डालने वाली है। मजबूत जातीय गठजोड़ से मुकाबला। सपा बसपा गठबंधन का मतलब है जाटव प्रधान दलित जातियों, यादव बहुल पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का मजबूत वोट बैंक, जो यूपी में बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है। सपा बसपा के जातीय गठजोड़ में आरक्षण की दरार डालकर बीजेपी उसका लाभ लेना चाहती थी। बीजेपी ने पहल भी की थी कि पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण में अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए अलग से आरक्षण तय कर दिया जाए, लेकिन खुद बीजेपी के भीतर और सहयोगी दलों के कारण उसे ये रणनीति फिलहाल छोड़नी पड़ी है। 1993 में जब सपा बसपा साथ आए थे, 1993 में जब पहली बार काशीराम और मुलायम सिंह ने हाथ मिलाया था, उस वक्त नारा लगा था, जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय बीजेपी की बाबरी विध्वंस के बाद हवा चल रही थी, लेकिन काशीराम मुलायम की जोड़ी ने बीजेपी को उस दौर में पटखनी दे दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार फिर सपा बसपा का ये गठबंधन बीजेपी को यूपी में धूल चटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कन्नौज से की थी। वर्ष 2000 में कन्नौज से संसद तक का सफर तय करने वाले अखिलेश ने यहां से 2009 तक लगातार 3 बार जीत हासिल की। आइए नजर डालते हैं अखिलेश यादव के सियासी कैरियर पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज जिस मुकाम पर खड़ी है, भाजपा के लिए विपक्षी गठबंधन एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है। ये सियासी परिदृश्य सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाया है।
2014 के चुनाव में खुद को अजेय साबित कर चुकी बीजेपी के लिए यूपी का सियासी समर आज चुनौतीपूर्ण है। तो उसके पीछे का सियासी चेहरा है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव फिलहाल यूपी के ही नहीं, देश के लोकप्रिय नेताओं में शुमार किए जाते हैं। महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बने अखिलेश यादव ने साल 2000 में राजनीति में प्रवेश किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश के लिए ये सीट खाली की। अखिलेश ने अपने ही संसदीय चुनाव में अपने पिता से बड़ी जीत हासिल की। कन्नौज ने उन्हें मुलायम सिंह से अधिक प्यार दिया और भारी मार्जिन से उपचुनाव में उनकी जीत दर्ज हुई। 1 जुलाई 1973 को यूपी के इटावा जिले के सैफई गांव में पैदा हुए अखिलेश यादव ने अपनी स्कूली पढ़ाई राजस्थान के धौलपुर सैनिक स्कूल से की। मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री लेने वाले अखिलेश ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से आगे की पढ़ाई की। राजनीति में उतरने से पहले ही अखिलेश ने नवंबर 1999 में डिम्पल यादव से शादी की। अखिलेश यादव की 2 बेटियां अदिति और टीना के अलावा एक बेटा अर्जुन भी है। 2000 में कन्नौज से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले अखिलेश ने इसके बाद लगातार 2 लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और 3 बार लोकसभा सदस्य रहे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जब आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अपनी राजनीतिक यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि अभी तक उनकी राजनीतिक भूमिका उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे और उसके बाद पार्टी में जो उथल पुथल हुई उसके दौरान एक नए तरह की लीडरशिप प्रोवाइड करने तक सीमित रही है। ये हम देखते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तब उनके सामने ये चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में सभी लोग लगभग उनसे वरिष्ठ थे। उनके अपने परिवार के लोग, मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, तमाम सारे वरिष्ठ मंत्री वो उनके सामने थे, जो कि उन्हें गाइड करने के लिए और उन्हें आगे क्या कदम उठाने हैं इसके लिए गाइड करते रहे। कई बार ये भी कहा गया कि बहुत सारे पावर सेंटर से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग भूमिका और एक अपनी अलग पहचान बनाई। कन्नौज से सीखा सियासत का कहरा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीति का कहरा कन्नौज से ही सीखा था। ये वो दौर था जब लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए मुलायम सिंह यादव ने साल 2000 में इस्तीफा देकर सीट अखिलेश यादव को सौंप दी थी। उस वक्त उपचुनाव में सपा की डगर कठिन थी, क्योंकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर कन्नौज की जंग को बेहद कांटे का बना दिया था। इस उपचुनाव में अखिलेश यादव के सामने बसपा ने अकबर अहमद डंपी को मैदान में उतारा था, लेकिन कन्नौज की जनता ने पहली बार सियासी मैदान में डेब्यू कर रहे अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव से भी बड़ी जीत से नवाजा। अक्सर ऐसा कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी के लिए अब अपने लिए जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, और मुश्किल हुआ भी। अब जिस तरह से वर्षों पुरानी एक जो आप कह सकते हैं कि विसंगति थी समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी के बीच में, जो एक दरार थी जिसे लगता था कि पूरा कर पाना मुश्किल है, उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना, मैं ये समझता हूँ ये सपा और बसपा दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब अखिलेश ने लोहिया को पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद अखिलेश ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। खास बात यह है कि सपा में शामिल होने से पहले उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन और उनके विचारों का गहन अध्ययन किया। अखिलेश ने ये सब एक अच्छा समाजवादी बनने के लिए किया। जानकारों की माने तो गहन अध्ययन और पार्टी के लोगों के बीच उनके संपर्क बनाने के बाद साल 2000 में अखिलेश ने कन्नौज से उपचुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। राजनीति के पिच के मिस्टर कूल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है। हमेशा मुस्कुराकर अपनी बात कहने वाले अखिलेश अपने संगठन में मिस्टर कूल के नाम से फेमस है। साइकिल सपा का चुनाव चिन्ह है और अखिलेश यादव की पसंदीदा सवारी भी। वो जब भी सैफई या किसी गांव में जाते हैं तो साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। कई किलोमीटर तक साइकिल की सवारी करना उनके लिए आम बात है। 5 साल की सरकार चलाने के बाद ये भी देखा गया कि हाँ, आखिर में उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी।
अब जब उनके ऊपर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का एक दारोमदार है, एक ये भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में एक अपनी वो भूमिका निभाएं जो कि एक उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी होने के नाते उनसे अपेक्षित है। और तीसरा ये कि अब जब पार्टी में उन्हीं के दिशा निर्देशों पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उनके सामने अब मुलायम सिंह यादव या बाकी वरिष्ठ नेताओं जैसे लोगों का एक सक्रिय योगदान नहीं है, तो क्या वो आगे बहुत एक बड़ी छाप छोड़ पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, ये अखिलेश की एक परिपक्वता का एक पहला उदाहरण था, जब उन्होंने ये पाया होगा कि समाजवादी पार्टी के लिए अब किसी एक बड़े दल का साथ लेना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब पार्टी में वो लोग उनके साथ नहीं हैं जो उनके साथ हमेशा से थे। 2012 में सपा को मिली शानदार जीत, सबसे कम उम्र के बने सीएम। साल 2012 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने मुलायम सिंह के साथ पार्टी के प्रचार की बागडोर संभाल रखी थी। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश ने 2012 विधानसभा चुनाव से पूरे प्रदेश का दौरा किया, साइकिल यात्राएं की और चुनाव से ठीक पहले समाजवादी क्रांति रथ कर अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाया। जब नतीजे घोषित हुए तो समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद इस बात पर काफी मंथन हुआ कि राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व मुलायम सिंह निभाएं या फिर अखिलेश को जिम्मेदारी दें। काफी विचार विमर्श करके आखिर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को सत्ता की चाबी सौंपते हुए सपा के विधायक दल का नेता चुना और इस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अखिलेश यादव जब पार्टी के प्रेसिडेंट बने और बहुत ही एक टेंशन के माहौल में बने थे, तब बहुत लोगों ने ये सोचा था कि शायद वो पार्टी को कितना संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। और मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह से पार्टी चलाई उस तरह से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, क्योंकि तब तक उन्होंने खाली मुलायम सिंह जी के एक तरह से शैडो में काम किया था और वो मुलायम सिंह जी मेजर डिसीजंस लेते थे। पर धीरे धीरे अखिलेश जी ने पार्टी की एक इमेज चेंज करने की कोशिश करी। उन्होंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जैसे कि पार्टी की इमेज चेंज हो, कुछ यंग लीडर्स को साथ में लेकर आए, जबकि बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि सीनियर लोगों को अपने साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। और उन्होंने एक डेवलपमेंट विजन भी लाने की कोशिश करी, जिसका एक नमूना मेट्रो, एक्सप्रेसवे और स्टेडियम, मतलब उनका ये था कि स्पोर्ट्स भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। तो उन्होंने एक यंग लीडर का जो विजन होता है कंट्री के लिए, वो सामने उन्होंने प्रेजेंट किया। और उसका एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ अलायंस करा, जिस अलायंस को सबसे पहले उन्होंने ही अनाउंस करा, जबकि पीछे से शायद मुलायम सिंह जी ने पहले ही प्रशांत किशोर से बात कर ली थी। बट इस समय जिस सूझबूझ से उन्होंने मायावती जी के साथ अलायंस करा है और जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, उससे सब एक ये लगता है कि नाउ ही इज़ अ मैच्योर्ड लीडर। सीएम के रूप में अखिलेश यादव का कार्यकाल यूपी के इतिहास में कई नए विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के आखिरी 3 सालों में तेजी से यूपी के विकास का काम किया। सड़कों के विकास के जरिए गांवों तक विकास को ले जाने की परिकल्पना के साथ पूरे प्रदेश की सड़कों के विकास पर ध्यान दिया। आगरा से लखनऊ को एक्सप्रेसवे से जोड़ा। नौजवानों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र के वायदे को पूरा करते हुए इंटर पास करने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया और नोएडा की तर्ज पर लखनऊ में भी IT सिटी की स्थापना के लिए कदम बढ़ाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने अपने इन्हीं कामों के आधार पर जनता के बीच वोट मांगे। काम बोलता है कि नारे के साथ चुनावी लड़ाई लड़ी, लेकिन देश और प्रदेश में तब तक सियासी फिजा बदल चुकी थी। केंद्र में मोदी सरकार के बाद बीजेपी का प्रभाव जमीन पर साफ दिख रहा था, लेकिन उसे पार करने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन उनका ये राजनीतिक प्रयोग विफल साबित हुआ। समाजवादी पार्टी चुनाव में हार गई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव ने एक बार फिर नया प्रयोग कर बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती पैदा की है। बसपा और रालोद के साथ गठबंधन के जरिए सपा ने सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव में कड़ा माहौल पैदा किया है। सियासत के धुरंधर भी मानने लगे हैं कि अखिलेश यादव का ये दांव बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।